नमस्कार। द न्यूज अड्डा और दैनिक उत्तराखंड के इस खास लाइव शो में आपका स्वागत है। और एक तरह से ये कहिए कि जमाने में जिस तरह से हम अपने पिछले ऑर्गेनाइजेशंस में जिस तरह से तर्कस शो करते थे, उसमें भी जो खास लोगों से हम चर्चा करते थे, उसी कड़ी को एक तरह से तर्कस 2.0 की हम आज से शुरुआत भी कर रहे हैं, आगाज है। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान है, इन खास परिस्थितियों में उनका हमारे बीच आना बेहद जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर महेश कुड़ियाल जी हैं। महेश कुड़ियाल जी हमारे न केवल राज्य के, सर आपका स्वागत है, न केवल हमारे राज्य के बल्कि हमारे देश के जाने माने न्यूरो सर्जन में से एक है। आप सीएमआई के एमडी हैं और प्रदेश को लेकर के, प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर के एक अच्छी समझ भी रखते हैं। ऐसे समय में जब कोरोना ने पूरी दुनिया में, खासतौर पर हमारे देश में जो कहर मचा रखा है, तब हमें ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए जो हमें बता सके कि ऐसे हालात में हमें किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और जो मिथ एक तरह से लोगों के जहन में रहते हैं, जो चिंताएं लोगों के जहन में रहती हैं, उनको किस तरह से दूर किया जाए। तो डॉक्टर साहब, आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सर, तो सबसे पहले यही हमको बताइए, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि आज जो देहरादून के, उत्तराखंड के जो आंकड़े आए हैं, वो सारे आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। क्योंकि हमारे राज्य में करीब करीब 5,000 के, 4800 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। कहाँ खड़े हैं हम सर, किस तरह के हालात हैं सर? नमस्कार पवन लाल जी। बेसिकली क्या है कि आई थिंक हमको रियलिटी को हमें समझना पड़ेगा, और देयर कोई कंफ्यूजन नहीं इस बारे में कि ये संक्रमण अब एयर में है, इसका एयर से ये फैल रहा है। और जो ये वायरस जो है, वो जो पिछली जो फेज थी उससे ज़्यादा संक्रमण क्षमता इसकी है। अब हमें किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि डेफिनेटली ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। आप खुद देख लीजिए, आपने लास्ट ईयर भी आपने इतनी पैनी नज़र इस पे रखी थी कोरोना पे, और आप देख रहे हैं आज कि ये जिस गति से बढ़ रहा है, डेफिनेटली ये कम्युनिटी में है। साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली अगर हम ज़्यादा टेस्ट करें तो हम ज़्यादा नंबर हमें मिलेंगे। ये दोनों चीज़ें हैं सर, इसमें दोनों चीज़ें। ये ज़्यादा जो संक्रमण हो रहा है, इसका मैं कहता हूँ थोड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है हमारे समाज के लिए कि हमको हर्ड इम्यूनिटी मिल जाए। लेकिन जिस ढंग से ये वायरस यंग एज ग्रुप में, और जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी, पहले हम देख रहे थे 60 साल के ऊपर हैं जिनको डायबिटीज, उनके अंदर ज्यादा खतरा हो रहा है। अब मैं चूंकि डॉक्टर्स, हम लोग खुद अब एक अस्पताल देख रहे हैं, और हम अपने कलीग से, चाहे वो दिल्ली में चाहे लखनऊ में, सुन रहे हैं कि यंग लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है। तो इसका मतलब ये वायरस जो है, इसकी घातक क्षमता, ये फैल तो ज्यादा रही है, पहले से दुगना तिगुना इसकी जो संक्रमण, जो इन्फेक्शियस रेट है ज्यादा है, लेकिन साथ में ये फेटल भी ज्यादा है, ज्यादा सीरियस डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है और यंग एज में कर रहा है। तो आई थिंक हमें, अगर हम थोड़ा हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस और जो जांच प्रक्रिया हम बढ़ा दे, तो शायद हमें और ज्यादा नंबर मिलेंगे इसमें। सर, ये इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो आज हमारे राज्य में 4800 के पार जो आंकड़े चले गए हैं, ये हमारे राज्य के लिए कितनी चिंताजनक स्थिति है, और हमारा जो एक तरह से जो हेल्थ का जो एपरेटस है, जो हमारा जो हेल्थ का ढांचा है, उसको किस तरह से प्रिपेयर होने का, तैयार होने का इंडिकेशन कर रहा है कि हमें इस तरह से तैयार होना पड़ेगा, चाहे सरकारी स्तर पे या निजी क्षेत्र पे, जिस तरह से आप जैसे तमाम लोग हैं जो हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी की अब आवश्यकता है, किस तरह की अलार्म चेतावनी अब ये हमारे लिए जो आज के आंकड़े आए हैं 24 घंटे पिछले के, ये हमें किस तरह का संकेत दे रहे हैं? डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि हमें पैनिक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली हमें इसको बहुत सीरियसली अब लेना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। आप देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की, डेली आप कोरोना की बात करते हैं। आज से 5-6 दिन पहले ही हमें ये दिखाई देने लग गया था कि आईसीयू के और जो कोविड बेड्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी जगह फुल है। जो भी गवर्नमेंट ने कोविड के जो हॉस्पिटल जो इनको चिन्हित करें, उनमें ऑलमोस्ट सब में 100%, 98% ऑक्यूपेंसी है। इस समय लोग परेशान हैं। मेरे पास रात में, दिन में, हर जगह फोन आते हैं, डॉक्टर साहब को बेड दिला दीजिए। इसका मतलब समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद बेड की जरूरत है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा समाज को कि प्लीज, हर कोरोना मरीज को बेड की जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरी पैनिक मत करिए। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आया है, किसी वजह से आपको सिम्टम थे, या आपने अपनी टेस्टिंग करा ली, जरूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल चाहिए। तो ऐसे में एक कड़ी जो हमारी बीच की होती है, वो फैमिली फिजिशियन की होती है, जो आपको गाइड करता है। तो मैं चाहूंगा कि अभी भी देखिए, 90% लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोरोना की वेव आएगी, चाहे वो कितनी घातक हो, ये भी चली जाएगी। इसमें 90% लोग ऐसे होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड होंगे, लेकिन 10% लोग भी अगर सीरियसली बीमार पड़ गए, तो उतने बेड्स हमारे पास डेफिनेटली नहीं है।
मैं चाहूंगा कि सरकार और प्राइवेट संस्थान जो भी हैं, जैसे सपोज हमारे पास आज के दिन हमारे पास 36-40 बेड से हमें डेफिनेटली बढ़ानी पड़ेगी। हम देख रहे हैं कि हमारे 36 बेड 40 बेड भरे पड़े हैं और इमरजेंसी में 4-5 पेशेंट वेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को के लिए ये रेड फ्लैग है कि भाई वो डेफिनेटली, चाहे वो कुछ हॉस्पिटल को एक्वायर कर ले, चाहे वो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए, डेफिनेटली आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बेड्स की जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि ये बार-बार ये सवाल अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक, वो भी इस सवाल को उठा रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत कम हमारे राज्य में हो पा रही, इसलिए जो एक्चुअल पिक्चर है, जो वास्तविक तस्वीर है, वो हमारे सामने नहीं आ पा रही। हालांकि कल नैनीताल हाईकोर्ट ने भी एक तरह से सरकार को हिदायतें दी हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमको टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी? कुंभ के क्षेत्र में भी पिछले दिनों हाईकोर्ट ने कहा था कि सब आप पर डे 50,000 करिए, लेकिन उस आंकड़े पे हम नहीं पहुंच पाए। तो साल भर में क्या हमारा जो हेल्थ का एपरेटस है, जो तैयारियां थी, उनमें थोड़ी सी कमी रह गई कि हम आज टेस्टिंग को नहीं बढ़ा पा रहे? सर, टेस्टिंग डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, लेकिन वो भी कंट्रोल टेस्टिंग। देखिए, अगर आप ओपन कर दोगे तो हर आदमी आज जा रहा है, उससे क्या होगा कि अननेसेसरी लोड बढ़ेगा। आप उतनी टेस्टिंग आप कराओगे, रिपोर्ट आपकी उतनी देर मिलेगी। जिस भी मरीज को, सस्पेक्ट को, अगर कोई क्लिनिशियन या डॉक्टर को कहता है उसका टेस्ट होना चाहिए, आज उन लोगों को भी बहुत वेट करना पड़ रहा है। अगर कोई डॉक्टर कहता है कि आप अपना टेस्ट करा लीजिए, उसको आरटीपीसीआर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कंट्रोल टेस्टिंग मींस इट शुड बी ओपन विद प्रिस्क्रिप्शन, वॉक इन ना हो कि मैं, मेरी मर्जी हो रही है मैं जाके कर लूं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे डेफिनेटली मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी भी अपनी लिमिटेशंस है। ये अब इसी पे सर आते हैं डॉक्टर कुड़ियाल जी। अक्सर होता क्या है कि एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, तमाम तरह के मिथ्स हैं, भ्रम है, भ्रांतियां हैं, फिर लोगों में एक तरह से मेंटल स्ट्रेस भी है, तनाव है लोगों में। जब हम सारे दिन टीवी पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, चौतरफा हमें ऐसा माहौल लगता है कि जैसे कोरोना हमारे आसपास घूम रहा है। ऐसे हालात में पहले तो मेंटल लेवल पे किस तरह से आप कंसोल करेंगे लोगों को कि घबराने से, पैनिक करने से, जैसे आपने कहा कि अगर हर आदमी टेस्ट कराने के लिए आ जाएगा तो भी संकट है, लेकिन अगर कुछ लोगों को सिम्टम्स लग रहे हैं, बहुत सीवियर सिम्टम है, वो अगर घर में छुप करके बैठे हुए हैं या भीड़ में घूम रहे हैं, तो वो भी संकट है। डेफिनेटली। तो हमें एक तो मैं अगर ब्रॉडली आप देखें, आई थिंक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि अगर हम इंसिस्ट करें रिपीटेडली कि 90% लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, अगर वो पॉजिटिव भी आ गए, 90% लोगों के अंदर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स होने वाले हैं। 90 का आई थिंक 95%। जो 5, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है सर कि अगर हम 5% भी अगर हमारे सीरियस हो गए तो उसको डील करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो हेल्थ के संसाधन बहुत लिमिटेड है। अब कहीं कहीं से खबर आने लग गई कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, उससे पैनिक हो जाता है। इवन एज ए डॉक्टर मुझे भी पैनिक हो जाएगा अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी। डेफिनेटली सरकार उस लेवल पे कुछ ना कुछ काम कर रही होगी। तो मैं चाहता हूँ पैनिक ना हो। ये मोर इन्फेक्शियस डेफिनेटली है, मैं मानता हूँ ये वायरस है, कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर आदमी सीरियसली बीमार हो जाएगा। पिछली वाली वेव में आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनको इन्फेक्शन होकर निकल गया, जब उन्होंने एंटीबॉडी टेस्ट कराई तो मालूम पड़ा कि उनको कोरोना था। अदरवाइज उनको कहीं कहीं किसी चीज का कोई अंदाजा भी नहीं था कि उनको कोरोना हो गया। सिमिलरली इस वेव में भी होने वाला। तो हम ये कहते हैं कि थोड़ा कंट्रोल चीजें हो, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको बहुत लाइटली न ले फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पब्लिक को भी आपको सेंसिटाइज होना पड़ेगा पब्लिक को कि इस समय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपने को कोशिश करें कि आपको अगर संक्रमण भी होता तो बहुत कम लोड, वायरस का लोड फंक्शन हो। सर ये सवाल, ये डॉक्टर कुड़ियाल सर, ये सवाल उठता है कि कोई पेशेंट है, पेशेंट नहीं है, मान लीजिए कोई आम आदमी, उसको कैसे ये फील हो रहा है कि भाई अब जैसे मान लो ये जो सीजन है ना सर, इस सीजन में तो खांसी जुकाम हो जाना, हल्का वायरल वगैरह का फीवर वगैरह हो जाना, तो कैसे वो डिफरेंशिएट करे कि कब वो कोरोना की स्टेज की तरफ या कोरोना के लक्षण, मतलब शुरुआती लक्षण हम किन्हें माने कि ये कोविड-19 के लक्षण हो सकते हैं? देखिए सर, मैं पहले तो एक एक्चुअली क्या होता है कि मैं बहुत ब्रॉड आउटलाइन बता देता हूँ। इस समय दिस इज अ पेंडेमिक, भूल जाइए कि ये कॉमन फ्लू है, भूल जाइए कि टाइफाइड है। मैं अभी भी कई पेशेंट्स को सुनता हूँ, सर 7 दिन तक तो मेरा टाइफाइड का इलाज चल रहा था क्योंकि टाइफाइड पॉजिटिव आ गया था। देयर इज नो टाइफाइड। सी, सो इस समय देयर इज अ पेंडेमिक, एवरी फीवर हैज टू बी सस्पेक्टेड एज कोरोना। मैं पैनिक लाने के लिए नहीं कह रहा सर, मैं अर्ली डिटेक्शन के लिए कह रहा हूँ। हमें जागरूक रहना पड़ेगा। आज भी मेरे कई पत्रकार दोस्तों, उनको भी मैं कई बार कह चुका हूं कि भाई वो कह रहे हैं यार फीवर आ रहा है 3 दिन से। मैंने कहा टेस्ट करा लीजिए। अगर आपका टेस्ट करने का आपके पास, आप सीटी करा लीजिए। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, आप अपने को आइसोलेट कर सकते हैं, आप इसको स्प्रेड करने से बचा सकते हैं, और इन केस आपको एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप वो भी करा सकते हैं। लेकिन अगर हम 7-10 दिन तक ये, अब मैं आप बताऊं पवन जी कि हमारे यहाँ पे इमरजेंसी में पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं 3 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, 3 दिन से बुखार था, हमने सोचा उतर जाएगा, एंड नाउ दे आर कमिंग इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर, जिनको की वेंटिलेटर की जरूरत है। तो इसको इग्नोर ना करें, अपने का मन ना बहलाएं कि ये टाइफाइड हो सकता है, ये मलेरिया हो सकता है, ये डेंगू हो सकता है। ऑल
फीवर्स, जितना भी सोर थ्रोट है, फ्लू है, इसको आप कोरोना समझ के लीजिए, अनलेस एक्सक्लूडेड। आपने टेस्ट कर लिया, आपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया, डॉक्टर कन्विंस्ड है कि ये कोरोना नहीं है, डेफिनेटली यू कैन सिट बैक, बट आप ठीक है। उसको हाँ, उसको हल्के में डॉक्टर साहब, अब ये एक स्टेज हुई कि हमें लक्षण को लेकर के शांत नहीं बैठना है, हमें उनको ये मौसमी बदलाव मान करके चुप नहीं बैठना है, हमें अलर्ट रहना है और हमें अपनी एक तरह से मेडिकल कंसल्टेशन करनी है। अब आप बताइए, जिनमें माइल्ड सिम्टम्स, जब आप कहते हैं कि भाई हर आदमी को हॉस्पिटल भागने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, अगर किसी में ये माइल्ड से जो शुरुआती लक्षण है, ये माइल्ड सिम्टम्स मिलते हैं, उस व्यक्ति को किस तरह के प्रिकॉशंस बरतने चाहिए ताकि वो अस्पतालों में एकदम से भीड़ ना लगे, पैनिक क्रिएट ना करे, वो भी खुद भी मेंटल स्ट्रेस में ना आए। ऐसे लोगों को जिनमें शुरुआती 4-5 दिन वाले जो लक्षण होते हैं, ये अगर नजर आए, तो फिर वहां पर क्या करना चाहिए उस स्टेज में? देखिए, शुरू में अगर आपको 2-3 दिन का बुखार है आपको, और आप अपना कोई टेस्ट नहीं करा पाए हैं, अगर आप टेस्ट नहीं करा पाए, वो 2-3 का बुखार है, बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं है, तो डेफिनेटली आप एसओएस मींस जब आपका फीवर 101 102 के ऊपर जाता है, तो आप उसको पैरासिटामोल ले लीजिए। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि पैंडेमिक है, कोरोना आपके आसपास है, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो इम्यूनिटी के लिए जो हम लोग नॉर्मली पैकेज, सेट पैकेज है कि आपको विटामिन सी लेनी है, आपको विटामिन डी लेनी है, आपको जिंक लेना है, ये बहुत चीजें जो कि आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम अनयूजुअल हो रहे हैं, फीवर 3 दिन से ज्यादा आप, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका टेस्ट हो जाए, चाहे वो आरटीपीसीआर हो, चाहे वो रैपिड एंटीजन हो। और अगर ये अवेलेबल नहीं है, आजकल हम लोग कोरोना का डायग्नोस जो है सीटी स्कैन से भी कर रहे हैं। सीटी स्कैन बहुत क्लासिकल पिक्चर देता है। कई ऐसे पेशेंट होंगे जिनके की आरटीपीसीआर नेगेटिव है, एक बार नेगेटिव है, 2 बार नेगेटिव है, लेकिन उनके सीटी में लीजन्स है। तो आप 2-3 दिन आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। अगर आपके फैमिली डॉक्टर से हो सकता है आपको डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन का आपको वो कोर्स दिखा दें। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनको फीवर है, उन्होंने टेस्ट कराया, माइल्ड सिम्टम है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, उनको पता है मुझे कोरोना है, उनको भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं सर। उनका एक क्लासिक, बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें कि ऑलरेडी 3 चीजें तो हैं, जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन डी, और साथ में डॉक्सीसाइक्लिन है, आइवरमेक्टिन है। ये उनको 4-5 दिन के लिए लेनी पड़ेगी। इसके साथ में आप स्टीम ले लीजिए, जो भी आप इम्यूनिटी को अपने बूस्ट करने के लिए आप करना चाहें कर लीजिए। इवन अगर आप कोरोना पॉजिटिव है, आपको हॉस्पिटल रश करने की जरूरत नहीं अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है। बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब, ये एक सिचुएशन होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो टेस्टिंग नहीं होती। हमारे एक व्यूअर ने यहाँ आपके हॉस्पिटल को लेकर भी लिखा कि थोड़ा टेस्टिंग को लेकर के दिक्कत है। क्या हॉस्पिटल्स में भी टेस्टिंग को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या थोड़ा हेजिटेशन है, या किस तरह की वजह है कि ये रिएक्शन क्यों आता है लोगों का, भाई हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वहां उस तरह से टेस्टिंग नहीं हो पाती? इसको लेकर क्या कोई वजह, खास वजह हो सकती है क्या? देखिए सर, लिमिटेशन तो डेफिनेटली 2 तरह की लिमिटेशन की लोड शायद बहुत ज्यादा हो गया था, जैसे कि हॉस्पिटल में हो रहा था, तो कुछ जो इंडोर पेशेंट्स हैं जिनका होना था वही उनका ज्यादा लोड था। सेकेंडली, आउटडोर की बहुत लंबी लाइन लगी थी। और जो भी आप कोरोना का टेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि उसको आपको आईसीएमआर की वेबसाइट पे आपको लोड करना पड़ता है, मैन पावर बहुत चाहिए होती है। साथ में ये देखा गया है कुछ सेंटर में जो लोग कोरोना टेस्ट कर रहे हैं वो खुद संक्रमित हो गए, तो उन्होंने छुट्टी लेके बैठ गई, तो एक मैन पावर क्राइसिस एक टाइप का आ गया है। साथ में जो आपने 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, जो आरटीपीसीआर और जो रैपिड एंटीजन। आरटीपीसीआर हमारे देहरादून में गवर्नमेंट सेटअप्स में और कुछ 2-3 प्राइवेट लैब्स कर रही हैं, और उनकी शायद अपनी लिमिटेशंस हैं, वो एक दिन में कुछ से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपलोड भी करना पड़ता है, फिर रिपोर्ट्स मिलने में टाइम लगता है। सो एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है शायद, तो इसको गवर्नमेंट टैकल कर सकती है, ज्यादा सेंटर को अलाउ कर सकती है, क्योंकि आरटीपीसीआर थोड़ा बेटर टेस्ट है देन रैपिड एंटीजन। सर, अगर ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, साल भर से इस महामारी से, इस वायरस से हम लोग जूझ रहे हैं, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो भी जाता तो वहां फिर किस तरह, क्योंकि वो भी एक अपने आप में पैनिक वाली सिचुएशन होती है, घर में किस तरह का आइसोलेट उसको किया जा सकता है, या उसको तुरंत हॉस्पिटल रश करना चाहिए? अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल। व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो वहां पे फिर किस तरह के स्टेप उठाने की जरूरत है? सर, मैंने अभी बताया था कि कोरोना अगर पॉजिटिव, आपको बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 90% लोग पॉजिटिव होने के बाद भी बहुत माइल्ड सिम्टम के अंदर होते हैं। आपको एक मॉनिटर अगर आप कहीं से आप अरेंज कर सके, तो एक पल्स ऑक्सीमीटर अरेंज करिए अपना। अगर आपका ऑक्सीजनेशन 95-96 के ऊपर है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी, आप गवर्नमेंट में हेल्पलाइन में फोन करेंगे, आप अपने किसी फिजिशियन को फोन कर देंगे, एक सेट पैटर्न है, एक प्रोटोकॉल है कि आपको ये 5 दिन तक दवाएं लेनी, इवन इफ यू आर कोरोना पॉजिटिव। अगर आपको हॉस्पिटल तभी जाना है अगर आपका ऑक्सीजनेशन 92-90 से कम होने लगता है, आपकी पल्स रेट बहुत बढ़ने लगती है,
आपको इंट्रैक्टेबल खांसी है, या आपको ऐसे मिक्स सिम्टम्स आ गए जो कि घर में मैनेज नहीं हो सकते, अदरवाइज आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। बहुत बहुत सारे सवाल हमारे साथी पूछ रहे हैं, वो सवाल भी मैं बारी बारी से पूछूंगा। उसके अलावा मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन को लेकर के बड़ा संकट हो रहा है हॉस्पिटल्स में, हालांकि गवर्नमेंट अपने स्तर पे कर रही है, राज्य केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं, तो क्या ऑक्सीजन की हमारे, अगर हम देहरादून की उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पे आपको लगता है कि जरूरत है हमें और केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए ऑक्सीजन को लेकर के, क्योंकि इसमें भी बड़ी एक तरह से इसकी भी किल्लत की खबरें आती रहती हैं। देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि हमारे जो जो हमारे ऑक्सीजन के जो वेंडर है, उन्होंने आज से 2 दिन पहले हमें थोड़ा सा हिंट किया था कि शायद सर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, लेकिन एज ऑन टुडे हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है। फर्क ये हो गया है पवन जी की, जो हमारी फिलिंग पहले हम 24 घंटे में एक बार करते थे, अब हमें पर डे 2 बार फिलिंग करनी पड़ी, मींस रिक्वायरमेंट हैज गॉन वेरी हाई। तो मैं बेसिक हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में इन्फॉर्म किया है, तो हमें ये मालूम पड़ा है कि आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी। और मेरा गवर्नमेंट से है कि रादर देन बहुत सारी चीजें आजकल लोगों के दिमाग में कि ये दवाई नहीं मिल रही, वो दवाई नहीं मिली, उनकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी की ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा चीज है जिसको लेके आप पेशेंट को घर पे भी मैनेज कर सकते हो। तो ऑक्सीजन की देहरादून में और उत्तराखंड में एज ऑन टुडे आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है, पर आने वाले दिनों में क्या होगा आई थिंक इसके बारे में अभी कहना मुश्किल। एक ये सर, ये जो रेमडेसिविर दवाई है या उसके अलावा दूसरी मेडिसिन को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी कालाबाजारी हो रही है, नंबर 1। और नंबर 2 सर, ये कल हाईकोर्ट ने चूंकि सवाल को उठाया था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे ओवर चार्जिंग ना हो, ओवर रेटिंग ना हो, इसको लेकर के भी क्या ऐसा कुछ आप लोग भी इस चीज को देख रहे हैं कि दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, और ओवर रेटिंग को लेकर भी किस तरह से निजी हॉस्पिटल्स ने भी अपना मैकेनिज्म बनाया था कि इस संकट में आम आदमी को दिक्कत ना हो? देखिए सर, जो अगर कोविड का आपका पेशेंट एडमिट होता है, आई थिंक उसमें आप बदमाशी उसमें करने का स्कोप है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स पैकेजेस करे हैं जिसमें कि सब चीज इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग पेशेंट का स्टे, उसका खाना, उसकी कंसल्टेशन, उसकी दवाइयां भी। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ में कहा कि जो हाई एंड मेडिसिन है जैसे कि रेमडेसिविर है, ये अगर इसको लगाना है तो इसके लिए पेशेंट को पे करना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली रेमडेसिविर ऐसी दवाई जो कि एज ऑन टुडे बहुत उसकी कमी है। जैसे कि आपने सुना है कि इसकी कालाबाजारी, हमने भी सुना है, लेकिन हमारे पेशेंट, हमने कहा भी आप कहीं से भी ला सकते हैं, कहीं भी आपको मिलती है आप ले आइए, लेकिन वो भी अपनी इनेबिलिटी शो कर रहे हैं कि कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने भी डिफरेंट सोर्सेज से सुना है कि शायद बाजार में ये इसकी कालाबाजारी हो रही है। आई थिंक सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए, और हमारी लोकल इंटेलिजेंस है वो इसको ट्रैक कर सकती है कि कौन लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। और होता है क्या कि जब जिस दवाई की कमी होती है उसकी मांग सडनली बढ़ जाती है। हर कोरोना मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, लेकिन आज लोगों के अंदर इतना पैनिक है कि लोग कह रहे हैं कि साहब हमें रेमडेसिविर दिला दी, चाहे उनको जरूरत है चाहे नहीं है। तो हर मरीज को इसकी जरूरत नहीं, ये कोई रामबाण भी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज इस दवाई को सिर्फ उन्हीं लोगों में यूज होने दीजिए जिनको इसकी जरूरत है, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में। तो डेफिनेटली, लेकिन एक जरूर है कि कमी है, आज के दिन में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल उठ रहा है, हमारे साथी भी हैं वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार जी, उन्होंने लिखा है कि क्या लॉकडाउन इज ओनली सॉल्यूशन टू टैकल द ग्रोइंग कोविड-19 नंबर्स, जो आज आंकड़े आए हैं, या पिछले 6 दिन से भी, क्योंकि पिछले 5 दिनों में लगातार 2000 प्लस आ रहे थे, कल 3000 प्लस मेरे ख्याल से आए थे, आज एक तरह से 4000 यानी करीब 5000 के पास चले गए। तो क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन की आवश्यकता है देखिए उत्तराखंड सर, जैसे राज्य में इस तरह से ग्रो हो रहे हैं आंकड़े? मैं टोटल कंप्लीट लॉकडाउन के तो डेफिनेटली मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अब हम काफी कुछ जान चुके हैं। लेकिन जिस ढंग से संक्रमण बढ़ रहा है, हमें डेफिनेटली एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। वही जैसे आज हाँ चल रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन है, कि अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे सर, तो हमारे साथ में एक हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है, आई थिंक वो हैम्पर हो जाएगी। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और हमारी जो इस समय जो हमारे को होप है कि हमारे को इस कोरोना पेंडेमिक से बचाएगा इज द वैक्सीनेशन, तो हमें वो भी कंटिन्यू रखनी है। साथ में लॉकडाउन की अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट एट द सेम टाइम डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर रही है पार्शियल लॉकडाउन करके, नाइट कर्फ्यू लगा के, डे टाइम उन्होंने दुकानें बंद कर दी है, बट डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज, इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ा नहीं है इसमें। ये जैसे सवाल अभी सोमदत्त जी ने भी उठाया है कि व्हाट अबाउट नॉन सिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स, ये जो सर सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक को लेकर के भी कहा जाता है, इसको लेकर के क्या कहेंगे, खासतौर पर अगर हेल्थ केयर वर्कर ही अगर ऐसे हो तो उस सिचुएशन को किस तरह से देखना चाहिए, उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए? नहीं, इन्होंने लिखा सर कि व्हाट अबाउट नॉन सिम्टोमेटिक, अगर हेल्थ केयर वर्कर नॉन सिम्टोमेटिक है तो दिस फाइन, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है। और सेकेंडली मैं बताऊं पवन जी कि आज के दिन में 90% हेल्थ केयर वर्कर दे आर वैक्सीनेटेड, ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, दे आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड।
पर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर अगर सिम्टोमेटिक हो तो ही विल नॉट डू ड्यूटीज, वो उसको ड्यूटी नहीं करेगा, वो वहां से अपने अलग कर लेगा और अपने टेस्ट कराएगा, क्योंकि ही इज ऑल्सो अवेयर, वो अवेयर है। पर लेकिन जो भी हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे हैं 90% ऑफ देम दे आर वैक्सीनेटेड एंड दे आर एसिम्प्टोमेटिक, मींस उनका सिम्टम नहीं है उनके। सर ये जो वैक्सीनेशन की बात आती है, एक तो क्या होता है कि पहले कुछ लोग तो मास्क को लेकर के 2 गज की दूरी को लेकर के उस तरह से संजीदगी नहीं बरतते हैं, एक स्टेज ये चल रही है। दूसरी स्टेज ये आई जब वैक्सीनेशन का ड्राइव बड़ी तेजी से चलाए जाने की जरूरत है, अपने देश में चल भी रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों में ये भी देखने को आया सब इससे क्या हो जाएगा, उन्होंने एक डोज ले लिया था, देखिए उनको दोबारा हो गया। लोग बड़े बड़े लोगों के नाम लेते, साहब हरीश रावत जी ने भी ले लिया था, उनको हो गया, फला नेता ने ले लिया था, फला एसडीएम ने ले लिया था, फला आईजी ने यूपी के ने ले लिया था। इसको लेकर के सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है, इसके मिथ को किस तरह से तोड़ा जाए? डेफिनेटली सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और आई थिंक ये मीडिया अगर इसको प्रोपोगेट करेगा तो हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैक्सीन को लेके कभी भी ये दावा नहीं किया गया किसी भी एजेंसी से, किसी भी साइंटिफिक फोरम पे, कि ये आपको री इन्फेक्ट होने से नहीं बचा सकती। वैक्सीन आपको क्या करेगी, वैक्सीन आपको डेथ से बचाएगी। अगर आप री इन्फेक्ट हो भी गए आफ्टर वैक्सीनेशन तो आपके सिम्टम माइल्ड टू मॉडरेट रहेंगे, आपको आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, विच इज अ बिग थिंग। ये आपकी लाइफ सेवर सेव हो रही है। आई थिंक लोगों का कंफ्यूजन क्या था कि शायद ये आपको इन्फेक्ट भी, लोग बहुत कंफ्यूजन है, इवन पढ़े लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन था कि यार वैक्सीन लग गई उनको इन्फेक्ट हो गए। पर ये कोई भी डॉक्टर आज तक किसी फोरम पे किसी डॉक्टर ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी भी उसने ये नहीं बोला है कि ये री इन्फेक्शन नहीं कर सकता। और ये सर देखा गया है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, जिन भी लोगों को वैक्सीन लगी थी अगर वो इन्फेक्ट हुए तो माइल्ड डिजीज में 3-4 दिन में उससे निकल के बाहर आ गए। कोई एक आध ऐसा केस हुआ होगा कि जिसमें पेशेंट की सेकंड डोज के बाद भी डेथ होगी, तो शायद उसके अंदर और भी कोई कारण रहा होगा जी। तो आई थिंक इट्स अ बिग सेवर। ये इसमें हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और ये बात मीडिया के थ्रू क्लियरली जानी चाहिए कि वैक्सीन लाइफ सेव करती है। आपकी डिजीज जो है वो फेटल डिजीज नहीं होगी, आप वेंटिलेटर पे नहीं जाओगे, आपको आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि आप री इन्फेक्ट नहीं हो सकते हो, तो ये आई थिंक ये गलत है और उसके लिए आपको अपना बचाव करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो मन में हिचक है या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के लोग घर में दुबक के बैठे हुए, साहब मैं तो 40+ भी 45+ हूं लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पड़ोसी ने लिया था उनको हो गया, या उनका भी देख लेते हैं, 10 दिन वेट करके देख लेते हैं कि क्या उनका नतीजा निकलता है, 15 दिन वेट कर लेते हैं। आपको लगता है कि इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए? सर 1 मई से, जब क्योंकि इसका 3rd फेज जब शुरू हो रहा है, तब तो हमें 18+ तमाम भारतीयों को इसमें अब शामिल करना है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए, खास तौर पर जब 18+ हो गया तो जो वर्क फोर्स है, जो वर्किंग मैन पावर है, उसको अब आगे आना चाहिए ताकि जो हमारी इकोनॉमी भी चलती रहे, हमारे काम भी चलते रहे और हम एक तरह से थोड़ा सा अपने आप को महफूज भी महसूस कर सके इस कोविड से? सर देखिए पवन जी, मैं कहता हूं कि आज पूरे इंडिया को पता है कि मैक्सिमम हेल्थ केयर वर्कर, 90% हेल्थ केयर वर्कर जो फरवरी तक वैक्सीनेट हो चुके हैं। मार्च निकल गया, अप्रैल पूरा निकल गया, वी आर हेल्दी, हम काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में सब काम कर रहे हैं, 2 महीने हमारे को हो गया एंड आई थिंक ये वैक्सीन हमें सेव कर रही है। तो ये मिथ और ये कंफ्यूजन तो डेफिनेटली दूर होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं चाहूंगा अगर मेरा बस चले, जैसे आज मास्क पे आप फाइन लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन का भी रेगुलेशन होना चाहिए कि सपोज आप सामाजिक काम में है, आपकी दुकान है, आपका स्कूल है, आपका पिक्चर हॉल है, आप उस जगह तभी जा सकते हैं अगर आप वैक्सीनेटेड हो। इवन ये थोड़ा गवर्नमेंट को कंपलसरी करना पड़ेगा, क्योंकि जो अनवैक्सीनेटेड आदमी है जो, वो समाज में, उसको अपने लिए तो खतरा है ही, लेकिन उस समाज के लिए भी खतरा है। निश्चित तो तौर पे इसका समाज के खतरे। हाँ, इस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन इस वक्त एक बड़ा समाधान। सर ये कहा जाता है कि वायरस का तो कोई फूल प्रूफ तो कोई उपचार है नहीं, लेकिन ये वैक्सीन हमें एक तरह से कवच, एक शील्ड देती है और जो कोरोना की जो खतरा है, उसके संक्रमण का जो इंटेंसिटी है, उसको भी कंट्रोल करती है, काफी हद तक उसको हल्का करती है। तो इसमें हमें सब लोगों को बढ़ चढ़ के भागीदारी करनी चाहिए और वैक्सीन को लेकर के आगे आना चाहिए। जहां भी मौका मिल रहा हो वैक्सीन का, उसको लेके आना चाहिए। लेकिन क्या कुछ लोगों की शिकायत, कल हम पढ़ रहे थे कि अनूप नौटियाल जी ने भी इस चीज को लिखा है, काफी एसडीसी फाउंडेशन के वो संस्थापक भी काफी गंभीरता से राज्य के मसले उठाते हैं। उन्होंने भी लिखा, इसमें उन्होंने लिखा कि हम कहां से वैक्सीन ले लें, कहां पे रजिस्ट्रेशन कराएं, इसको लेकर भी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पा रही। क्या आपको लगता है कि और ज्यादा इन्फॉर्म तरीके से कोविड को लेकर के रोजाना हमें अपने राज्य के लोगों के सामने आना चाहिए सरकार के स्तर पे? सर वैक्सीनेशन के बारे में आई थिंक वो कम्युनिकेशन गैप डेफिनेटली है।
बट गवर्नमेंट ने इसको जो प्रोसेस बताया, आई थिंक इज अ फ्लॉलेस। आप किसी भी सेंटर पे ऑन द स्पॉट जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी आधार कार्ड की जरूरत है। अगर आप पे कर सकते हैं तो आप प्राइवेट जगह चलिए जहां आपको 250 रुपये पड़ने हैं। अगर आप पे नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। आई थिंक इससे इजी कोई सर सिस्टम हो नहीं सकता है। पहले क्या था कि आपको पोर्टल पे एंट्री करनी पड़ती थी, जो कि बहुत कम्बरसम था। आज आपको ऑन साइट आप जाइए किसी भी सेंटर पे। आज देहरादून में कम से कम 15-25 से 30 सेंटर्स हैं जहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है। एनी सेंटर अगर आप 45 प्लस हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अगर आप उस पहले जैसे जब 45 वालों को नहीं था, कई लोग पहुंच जाते हैं, उनका वो जो आपका पोर्टल है वो नहीं लेगा। लेकिन आज के दिन अगर आप 45 प्लस हैं तो डेफिनेटली किसी सेंटर पर आप जाइए ऑन द स्पॉट। बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं है, कहीं आप जाएंगे तो 10 आदमी की वेटिंग है, कहीं 15 आदमी की वेटिंग है। आई थिंक इट्स वेरी इजी। सिर्फ आई थिंक हम इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए समाज को, या सरकार कम्युनिकेट नहीं कर पाई समाज को। दिस इज, इससे इजी वैक्सीनेशन सर हो नहीं सकता, मैं जो देख रहा हूँ। निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी बात है। तो इसको लेकर के हमें और ज्यादा मैसेज अपने सोसाइटी तक पहुंचाना चाहिए, और मीडिया के साथियों को भी हमारी तरह, और हमको भी और ज्यादा प्रयास करें, हम सर और ज्यादा प्रयास करेंगे ताकि लोगों तक और ज्यादा अवेयरनेस पहुंचे। क्योंकि जितना ज्यादा हम जागरूकता को मिशन के तौर पर लेंगे, उतना ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो भ्रम और ज्ञान का जाला टूटेगा। एक सर हमारे साथी इस वक्त पूछ रहे हैं, अमित सिंह तोमर, वो लिख रहे हैं कि सर जिनकी रिपोर्ट आजकल कोरोना पॉजिटिव आ रही है, उनके सामान्य लक्षण क्या क्या है, प्लीज जरा बताइए। देखिए, कोरोना अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो क्यों आई है पहले देखना पड़ेगा। ये तो आपने करा ली क्योंकि आप किसी कॉन्टेक्ट में आए थे किसी के, तो आपने एक डर के मारे अपने करा लिए, तो हो सकता आप ये सिम्टोमेटिक हो। ये आपके अंदर कोई सिम्टम रहेंगे तभी आपने पॉजिटिव आई है। भाई कोरोना की रिपोर्ट तो तभी पॉजिटिव आएगी जब आप कोरोना टेस्ट कराने जाओगे। और टेस्ट कराने कौन आदमी जाएगा? वही जाएगा जिसको कि कोरोना पेशेंट से उसका कोई कांटेक्ट रहा होगा, या अप्रेंशन रहा होगा उसकी कि मैं कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया हूं। वो होता है टोटली सिम्टोमेटिक और उसकी पॉजिटिव, उसको चिंता करने की कोई बात नहीं। उसको अपने को आइसोलेट कर लेना चाहिए, 4-5 दिन अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। कोई सिम्टम आता है तो पैरासिटामोल खाए। और अगर उसने किसी सिम्टम की वजह से कोरोना टेस्ट कराया, हो सकता है उसका गला खराब हो, उसको फीवर हो। आजकल जैसे नया ये कोरोना जो है हेडेक करके प्रेजेंट कर रहा है, लूज मोशंस करके प्रेजेंट कर रहा है, बॉडी एक करके प्रेजेंट कर रहा है, तो देयर सो मेनी प्रेजेंटेशन। तो अगर आपने किसी प्रेजेंटेशन की वजह से कराया है और आपका कोरोना पॉजिटिव का आया है, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से कांटेक्ट करिए। और बहुत सारी हेल्पलाइन है जहां से आपको प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट मिल जाएगा। हो सकता है आपको किसी को कंसल्टेशन की जरूरत भी ना पड़े। सर ये एक दो सवाल आ रहे हैं कि मनीष जी रख रहे हैं कि भविष्य हेतु राज्य सरकार को इस महामारी से निपटने तो धरातल के स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। इसी से जुड़ा जैसा ही एक सवाल ये भी कि क्या हमारा जो इस वैक्सीनेशन के ड्राइव में हमें डेंटल सर्जन को भी लगाया जाना चाहिए, मेडिकल की टीम को भी पहाड़ों पे भेजा जाना चाहिए। ये क्या आपको लगता है कि हमें इसमें और ज्यादा से जो भी हमारे जो हेल्थ एपरेटस के जो भी तंत्र हैं उन सबको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है डेंटल सेवाओं वाले लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, या और दूसरे तबके हों हेल्थ सेक्टर के जो अभी इससे अछूते हों उनको इसमें शामिल नहीं किया गया हो? डेफिनेटली सर, आई थिंक दिस इज अ पेंडेमिक और हमें बहुत ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत होगी इस समय। और जो भी डेंटल वर्क्स, आई थिंक मैं तो समझता हूँ इवन वेटनरी वाले दे कैन कम, क्योंकि इसमें जो भी सर, चाहे वैक्सीनेशन है चाहे वो ट्रीटमेंट है, बहुत प्रोटोकॉल बेस्ड है। जिन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन हो वो अलग छोड़ दिए, वहां पे स्पेशलिस्ट बैठे हैं आपके। लेकिन जो आपको कम्युनिटी में जो ट्रीटमेंट करना है, उसको डेंटल सर्जन हो, चाहे वो होम्योपैथी डॉक्टर हो, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, क्योंकि वो प्रोटोकॉल बेस्ड है, उसमें आप इधर उधर नहीं हो सकते ज्यादा। आपको पता है कि उसका ऑक्सीजनेशन मेजर करना है, कब उसको हॉस्पिटल भेजना है, जब कब पल्स ज्यादा हो जाएगी कब उसको अस्पताल भेजना है, किस स्टेज पे उसको एंटीबायोटिक देनी है, किस स्टेज पे उसको रेमडेसिविर देनी है। ये प्रोटोकॉल बेस्ड है, बिल्कुल गाइडलाइंस है, वो बिल्कुल टाइम टेस्टेड गाइडलाइंस है, साइंटिफिकली टेस्टेड गाइडलाइंस है। तो ये सब लोग इसमें, आई थिंक इनको भी इसमें पार्ट ऑफ दिस होना चाहिए। और डेफिनेटली ये समाज की जरूरत है इस समय। सर सीएम डोभाल जी का एक सवाल है कि क्या जो एसिम्टोमेटिक व्यक्ति से संक्रमण फैलने की उतनी ही संभावना है जितनी कि सिम्टोमेटिक से? तो एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक जो संक्रमण को लेकर के जो लोग, कौन से ज्यादा इसमें रिस्क किस पे ज्यादा रहता है, कौन ज्यादा संक्रमण फैला सकता है? देखिए, आई थिंक मैं ये समझूंगा कि जो एसिम्टोमेटिक है वो ज्यादा उसके फैलाने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि उसको सिम्टम नहीं है और वो फ्रीली घूम रहा है बाहर। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है, अगर उसको पता है तो डेफिनेटली कुछ रिस्ट्रिक्शन करता है, लोग उससे दूर रहते हैं। लेकिन जहां तक बात है, जो वायरल लोड जो है, अगर वो एसिम्टोमेटिक बहुत माइल्ड सिम्टम है तो डेफिनेटली उसका वायरल लोड डेफिनेटली कम है, मैं मानता हूँ ये। पर उसका अदर वे उसका चांसेस फैलाने की ज्यादा है क्योंकि वो नॉर्मली घूम रहा है बाजार में। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है उसका वायरल लोड तो ज्यादा है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है अपने उसमें।
तो आई थिंक खतरा दोनों तरफ से, आपको सिम्टोमेटिक जो जो करियर है, जो बीमारी जो फैलाने का जो है, वो डेफिनेटली दोनों बराबर है। पर चूंकि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है वो अपने को पीपी किट में आ रहा है, अपने को मास्क पहन के आ रहा है, तो उससे संक्रमण थोड़ा कम होता है। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक से डर ज्यादा है समाज में जो संक्रमण। निश्चित तौर पर सर, एक मेहरबान सिंह रावत जी का एक सवाल है कि सर, डॉक्टर साहब से ये जानकारी लेना चाहूंगा कि क्या थायराइड की दवा ले रहे हैं तो क्या कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं? सर, ये एक इसमें आप थायराइड की तो उनका सवाल है, और भी अगर कोई जैसे कॉमन सी बीमारियां हो जिनको पहले से कोई बीमारी चल रही हो, उनको लेकर ये बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने रखा है। सर, इस पर थोड़ा डिटेल में आप बताइए। बहुत अच्छा उन्होंने सवाल रखा। देखिए सर, ये बहुत से फोरम पे हमसे पूछा भी जाता है कि, और हम पे फोन भी आते हैं पेशेंट, सर मैं वैक्सीन लगा सकता नहीं सकता हूँ। आई थिंक इसके तो गवर्नमेंट को बड़े बड़े बोर्ड्स लगवा देने चाहिए, आप लोगों के थ्रू इसको मीडिया में देना चाहिए। बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है एज ऑन टुडे जिनको की वैक्सीन नहीं लग सकती। मैं बहुत स्लोली आपको बता देता हूँ। 18 साल से कम नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज नो, लैक्टेटिंग मदर जो माताएं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को दूध पिला रही, उसमें एज ऑन टुडे नहीं। जो कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके की प्लेटलेट काउंट कम है, 1 लाख से कम है, उनको वैक्सीन अभी मना करा है। ऐसे कोई कैंसर पेशेंट जो कि कीमोथेरेपी पे हैं, इम्यूनोथेरेपी पे हैं, उनको इस समय मना करा गया है। और ऐसे वो मरीज जो कि किसी भी बीमारी की वजह से, सपोज माने किसी मरीज को डायबिटीज है लेकिन वो कंट्रोल्ड है, वो लगा सकता है, बीपी है कंट्रोल्ड है, वो लगा सकता है। लेकिन कोई मरीज की डायबिटीज इतनी खराब हो गई कि वो हॉस्पिटलाइज है, किसी मरीज की हाइपरटेंशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटलाइज है, तो कोई भी गंभीर बीमारी जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है उसमें वैक्सीन नहीं लगेगी। अदरवाइज चाहे आपको थायराइड है, चाहे आपको हाइपरटेंशन है, शुगर है, किडनी है, कोई भी है और कंट्रोल्ड है, आप घर में, तो आप वैक्सीन आराम से लगा सकते हैं। सर, धीरज नेगी जी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुड़ियाल सर इज ए बेस्ट डॉक्टर इन उत्तराखंड, और ये आपके बारे में हम सब तमाम लोगों की अच्छी राय रहती है, क्योंकि आप काफी ज्यादा मिलनसार भी, आपके बारे में तो हम काफी कहानियां सुनते हैं कि आपको तो लोग संकट में जब भी फोन कर लेते हैं, आप उपलब्ध रहते हैं। इतने बड़े न्यूरो सर्जन होकर के भी आप पहाड़ से आने वाले लोगों की खास तौर पर अच्छे समय पे अच्छी मदद कर देते हैं। तो इसके लिए भगवान ने एक मौका दिया है लोगों की मदद करने का, आई थिंक, और ये सौभाग्य हमारा कि हमें ये मौका मिला। नहीं, अच्छी बात है सर, इसके लिए हम सब आपको साधुवाद भी देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। सर, ये एक सवाल है जो कि प्रदीप कुकरेती जी हमारे राज्य के आंदोलनकारी हैं, उन्होंने रखा है कि क्या आरोग्य सेतु है प्रभावी है, क्या वह हमेशा आप सुरक्षित है ही लिखा आता है। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कुछ लोग तो वैसे मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन क्या एक स्वास्थ्य के नजरिए से आप लोग क्या इसको मानते हैं कि जरूरी है, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं, या आपको लगता है कि ये जी कितना प्रभावी है ये? मैं थोड़ा इसमें मैं थोड़ा अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं। देखिए, जो पहली वेव थी डेफिनेटली बहुत स्ट्रिक्टली हमने सबने इसको फॉलो किया था, और अगर आपकी इनपुट जो, देखिए ये आपको सुरक्षित है कि नहीं, ये आपकी इनपुट पे डिपेंड करेगा सर, कि आप उसमें कैसी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। अगर आप उसमें इंफॉर्मेशन अगर ठीक डालेंगे कि हाँ मैं सस्पेक्ट कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया हूँ, नहीं आया हूँ, या मुझे फीवर है, ये सुरक्षित है कि नहीं, वो आपकी इनपुट है, आप क्या उसमें भर रहे हैं, उस पर आएगा। लेकिन इस वेव में इस समय मैंने जो आरोग्य सेतु को यूज होते बहुत कम देखा हुआ, और फ्रैंकली स्पीकिंग हम खुद बहुत ज्यादा यूज उसको नहीं कर रहे हैं, तो इस समय मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा इसको लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन लास्ट वाली वेव में डेफिनेटली हम इसको अपडेट करते थे और लोग इसको फॉलो करते थे इसको, क्योंकि पहले वाली वेव में, इस वाली वेव में सर बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंज आ गया सर। ये हाँ, ये एक जो बहुगुणा जी ने एक सवाल रखा है कि इम्यून बूस्ट कैसे किया जाए। सर, इम्यूनिटी का बड़ा अपने आप में एक पूरा ये एक सेक्टर है, इसको लेके बहुत सारे तो अपने स्तर पे झोला छाप टाइप में कुछ भी बना के बेच दे रहे हैं। मेरा काढ़ा पी लीजिए, मेरी दवा ले लीजिए, चाय में इसको मिला लीजिए, उठते ही 5 ड्रॉप डाल लीजिए, 10 ड्रॉप डाल लीजिए, ये टैबलेट खा लीजिए, ये वाली सब्जी खा लीजिए, ये सर इम्यूनिटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको लेके भी बड़े मिथ्स हैं। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए कि इम्यूनिटी बूस्ट की जा सकती है तुरंत, या इम्यूनिटी एक हमारे एक रेगुलर प्रोसेस का हिस्सा है? देखिए सर, इम्यूनिटी जो हम जो कहते हैं, इम्यूनिटी हमारी डिफेंस पावर है। जैसे हमारी देश की आर्मी होती है, कुछ होती है जिसको हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी, जो कि हम डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आ रही डिफरेंट एक्सपोजर हो रहा। जब मैं 18-16 साल का था तब टीवी से एक्सपोजर हो गया, बाद में इससे एक्सपोजर हो गया, वो अपने आप बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनती जा रही है। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम वैक्सीन के थ्रू करते हैं।
ये तो वही एक्वायर्ड और इननेट। इननेट मतलब इन बॉर्न है मेरी भाई। कई बार मुझे वायरल इन्फेक्शन होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। कई बार मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, जो मेरी डिफेंस लड़ रही है। कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, जैसे ये कोविड है, इसके अगेंस्ट मुझे वैक्सीन लगानी पड़ रही है। कुछ आपने देखा होगा, चिकन पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन लगानी पड़ी, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन लगानी पड़ी, पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन लेनी पड़ी। तो वो थी जो हमने एक्वायर्ड करी है। अब बात जो आपकी इम्यूनिटी, सर ये धीरे धीरे आपकी उम्र के साथ में वियर ऑफ होती रहती है, क्योंकि आपका शरीर जैसे मशीन पुरानी होती है, आपकी इम्यूनिटी भी थोड़ा कम होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि उस समय बॉडी को डिफेंस करनी होती है, लड़ना होता है हाई बीपी से, थायराइड से, कोलेस्ट्रॉल से, और साथ में कुछ जब आप एडल्ट होते हैं तो आपके अंदर, कुछ लोगों के अंदर आदत आती है, कुछ स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बहुत सारी चीजें होती है, अडल्ट्रेटेड फूड है, पॉल्यूशन है, वो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली कम करता है। तो ये देखा गया कि डेफिनेटली बॉडी की डिफेंस पावर तो है। लेकिन पवन जी, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी इम्यूनिटी है आपकी ब्रेन में। ओके, अगर आप मेंटली साउंड हो, खुश हो, तो आपकी इम्यूनिटी आपको किसी भी बीमारी से बचा सकती है। जो आपने देखा होगा, हाँ, बिल्कुल जी, ना घबराएं। अगर आपने मॉरल हाई रखे, मैं ऐसे मरीजों को जानता हूं जिनका मॉरल हाई रखा, उनको आप राउंड पे जाइए, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूं, एंड दे बिकम। और मैंने ऐसे ऐसे मरीजों देखा है जिनको मैंने बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और वो उन्होंने अपना बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिया, एंड दे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ब्रेन इज अ बिगेस्ट पावर। आपकी ब्रेन पावर कैसी है, आप ब्रेन आपका कितना सोचता है, ब्रेन आपके कितने नेगेटिव थॉट्स है, दैट इज। और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैकेनिकली भी आपको इम्यून सिस्टम को, आपने देखा होगा जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आप कुछ करने का मन नहीं करता, आप बैठ जाते हो, आप हर चीज चिड़चिड़ापन हो जाता है। जब आप अच्छे मूड में होता है, आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी आती है। तो एक तो ब्रेन का। दूसरा, जो हम जो सर सप्लीमेंट देते हैं, ये बेसिक मिनरल्स हैं जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जिंक है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, और इनसे देखा कि ये साइंटिफिकली देखा गया कि इनकी जरूरत पड़ती है हमारी, जो हमारे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, जो हमारी ब्लड सेल्स बनती है, उनके अंदर जरूरत पड़ती है इनकी। तो कुछ हद तक जो साइंटिफिकली एज ऑन टुडे हमने देखा कि जिंक है, विटामिन डी है, विटामिन सी, ये इनके सप्लीमेंट की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारी इंडिया में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अगर आप विटामिन डी करा लीजिए तो 90% लोगों को आपको कम मिलेगा। तो ये देखा गया कि डेफिनेटली क्यों नहीं। बट एट द सेम टाइम, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे आपकी इम्यूनिटी कम होगी। तो इम्यूनिटी बूस्टर से मैं एक थोड़ा और कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि अगर आप ये सब चीजें ले रहे हैं, काढ़ा भी ले रहे हैं, मैं सर, तो मैं कहता हूं चलो उसको प्लेसिबो की तरह इफेक्ट करो, तो मेंटली आपको साउंड आ रहा है, मैंने जो है इम्यून बूस्टर ले लिया, क्योंकि मैक्सिमम पावर तो आपके ब्रेन में है यहाँ पे। तो इम्यून बूस्टर डेफिनेटली काम करते हैं, पर लेकिन सबसे ज्यादा आपको अगर किसी को ठीक रहना पड़ेगा तो आपको मेंटल पावर को, अगर आप स्ट्रांग है, यानी कि हमें अपने मन और मस्तिष्क में से मजबूती पानी है, हमें घबराना नहीं है। किसी भी तरह घबराएंगे तो सिंपल संकट चीज है अपना सर, बढ़ाएंगे। ये तो सिंपल चीज है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो कोई भी आपको, अगर आप कमजोर होंगे तो कोई भी आपको मार के चला जाएगा। आप स्ट्रांग होंगे, इम्यूनिटी सेम चीज है डेफिनेटली। सर ये एक महत्वपूर्ण सेगमेंट हो रहा है। हमारे घरों में, हमारे परिवार में बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं। अक्सर बुजुर्गों में पहले से बीमार भी बहुत सारे केसेस देखे जाते हैं। उनके लिए किस तरह की प्रिकॉशंस ऐसे समय में बरतनी है जब ये इतनी ज्यादा, इसकी सेकंड वेव इतने खतरनाक तरीके से आ रही है? देखिए, डेफिनेटली उनको तो बहुत सावधानियां लेने की जरूरत है। आप अपने को बिल्कुल, अगर आप घर में रहें, आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। अगर आपके घर में कोई ऐसा है हेल्थ केयर वर्कर है जो बाहर जाता है, तो उसको अलग रखें, क्योंकि इस समय इस एज ग्रुप में आपको संक्रमण से बचना है, उससे लड़ना नहीं। लड़ना तो फिर आपके लक पे डिपेंड करेगा, आपकी कोमॉर्बिडिटीज पे डिपेंड करेगा कि आप कितना उससे फाइट कर सकते हैं। तो आपको अपने से बचना है। कई बार ये लोग मुझे पूछते हैं कि जब डॉक्टर साहब ये होना सबको, तो बचें किसको? देखिए, आप जितना ये वायरस, कई बार ये अपने आप भी वीक होता जाता है, वायरल लोड धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर कि भाई आप अपने को जो किसी ऐसे कमरे में बंद कर दिए जहां से आप 5 साल तक नहीं निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर लेकिन हो सकता है कि जब आपको संक्रमण हो, उस समय वायरल लोड बहुत कम हो, वीक वायरस हो। पर एज ऑन टुडे, इस एज ग्रुप में जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको अपने को बचाना पड़ेगा संक्रमण से। ये मत सोचिए कि हम इसका इलाज करा लेंगे, वो मौका मत आने दीजिए। उसके लिए आपको हेल्दी लिविंग और आपकी जो बीमारी है उसको आप स्ट्रिक्टली उसका इलाज, कई लोग बीपी की दवाई खाना बंद कर देते हैं, कई शुगर की दवाई खाना बंद कर देते हैं, कई इस बारे में लापरवाह हो जाते हैं। लेकिन ये वो टाइम नहीं है, क्योंकि इस समय पैंडेमिक चल रहा है, एक दुश्मन आपका बाहर पहले से खड़ा है, आपको अपने को जो पहले से बीमारी है उनसे बचा के रखना है। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, डॉक्टर त्रिलोक सोनी जी पूछ रहे हैं। नमस्कार सर, जो लोग शायद वो फैटी लीवर के पेशेंट हैं, वे वैक्सीन लगा सकते हैं? और जो लोग कोरोना पेशेंट के संपर्क में आता है और 5 दिन हो गए हों, क्या उसे कोरोना का टेस्ट करना चाहिए? कृपया जरूर बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। जी सर।
देखिए सोनी जी, मैंने आपको पहले बताया था फैटी लीवर के भी ग्रेड्स होते हैं, एंड अगर आपको फैटी लीवर है, आप ये कोई 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 इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन मींस इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि आप वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का फैटी लीवर, तो आप अगर कराएंगे आज अल्ट्रासाउंड में, क्योंकि हमारी इंडियंस की डाइट ऐसी है कि हर किसी को ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं, आप जाके अपना वैक्सीन लगाइए। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर कोई कोरोना संक्रमण में आया और आप 5 दिन आपने आपको आइसोलेट कर लिया है और आप सिम्टोमेटिक नहीं है, तो आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्योंकि ये प्रेजेंटेशन 2-3 दिन में हो जाएगा आपको, तो आपको उसके बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। सर प्राण जोशी जी पूछ रहे हैं, सर इंडिया में ट्रिपल म्यूटेंट की पुष्टि हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, ये डेफिनेटली अभी खबर आ रही है, मतलब अभी साइंटिफिक पेपर आ रहे हैं कि ट्रिपल म्यूटेंट है, डबल म्यूटेंट है। और ऑब्वियसली देखिए, हम एज ए फॉर अ जनरल पब्लिक, आई थिंक जब हमारे समाज को ये जानना जरूरी है कि चाहे वो ट्रिपल म्यूटेंट है या डबल म्यूटेंट है, हमें करना है क्या, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि रोकथाम के लिए वही सारी चीजें जो हम आज से 1 साल पहले करते थे, वही चीज है। इतना जरूर है कि ये थोड़ा इस समय यंग एज जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको भी अफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमें ज्यादा इस समय सावधानियां बरतनी है। जो भी म्यूटेंट, देखिए वायरस के अंदर भी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, जो भी आज वायरस है वो भी चाहता है मैं किस तरह जीऊं, मैं अपनी मेरी अगली पीढ़ी और अच्छी हो और स्ट्रांग हो। तो ये वायरस जो इसलिए म्यूटेंट अपने को रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो इसने इस वायरस ने जो आया, इसने अपनी इन्फेक्टिविटी बढ़ा दी, इसने अपनी लिथलिटी मींस इसकी जो जो गंभीर करने की जो वो है वो ज्यादा बढ़ा दी है, यंग एज को वो आपको कर रहा है। तो आई थिंक जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि ट्रिपल म्यूटेंट है डबल म्यूटेंट, आप अपने डॉक्टर की सुनिए, और आप प्रिकॉशंस जो हमारे पास 3 हमारे पास जो पहले शस्त्र थे, जो मास्क, हैंड हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, और चौथा जो बहुत हमारे पास अच्छा वेपन आ गया वो है वैक्सीनेशन। इन तीनों को आप करें, और मुझे पूरी आशा है भगवान आपको बचा के रखे। थैंक यू सो मच डॉक्टर कोडियाल सर, आपने काफी महत्वपूर्ण वक्त निकाला है। कोई आखिरी सलाह, सुझाव या लोगों को एक समझाइश देना चाहें कि इस संकट के समय में लोगों को, क्योंकि आप जैसे एक्सपर्ट जब लोगों को कुछ बताते हैं तो लोगों के को उस पर भरोसा भी होता है और उनको तसल्ली भी मिलती है, तो क्या कहेंगे सर, लास्ट कमेंट सर? सर मैं ये कहूंगा कि ये पैंडेमिक है, सावधानियां बरतिए, पैनिक मत करिए, सावधानियां बरतिए, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। 90% 95% लोग बिल्कुल ये आराम से इससे निकल जाएंगे। बाकी जो भी हमारी गवर्नमेंट या जो डॉक्टर्स या साइंटिस्ट कह रहे हैं, प्लीज को फॉलो करिए। अगर आप किसी वजह से बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं, और अगर आपको सिम्टोमेटिक होता है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करिए, एकदम पर पैनिक होने की जरूरत नहीं। और मैं लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा, जो वैक्सीन की ड्राइव हमारी कंट्री में चली, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसका फायदा उठाइए। और यही एक शायद चीज है जो मैं एटलीस्ट समझता हूँ कि हमें इस पेंडेमिक से बाहर निकालेगी, वैक्सीनेशन हमें इस पेंडेमिक से बाहर निकालेगा। सर एक छोटा सा सवाल, सीओपीडी पेशेंट वैक्सीन लगा सकता है? जल्दी से क्विक अगर आंसर इस पर बिल्कुल देना चाहें। बिल्कुल लगा सकता है सर, मैंने 4-5 पहले बता दी, जो नहीं लगा सकते हैं सीओपीडी पेशेंट डेफिनेटली लगा सकते हैं, उनको ज्यादा लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आप हमें फिर एक आधे घंटे का समय दे कुछ समय बाद, ताकि हम और लोगों को बड़ी, जब आप बोलते हैं कुछ बताते हैं तो बड़ा एक तरह से आश्वस्ति सी और भरोसा सा मिलता है। और हम आप ही की तरह और भी जो अपने प्रदेश के, अपने राज्य के, अपने शहर के जो डॉक्टर्स, उनको भी लेकर के आना चाहेंगे, ताकि लोग के जो मिथ हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो टूटे, लोग घरों से बाहर निकले, वैक्सीनेशन के ड्राइव का हिस्सा बने, जिनको भी मौका, जो भी उसके लिए एलिजिबल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर कोडियाल सर, थैंक यू सो मच। अब मैं इनफैक्ट आई शुड थैंक यू कि आपने देखिए बेसिकली क्या किया, ये आपने काम किया समाज के लिए, हम चाहते हैं उन तक ये बातें पहुंचे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।